हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी ऑथर चित्रा एंड you're वाचिंग मून्स डायरी। तो काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों के लिए स्टोरी अपलोड नहीं कर पा रही थी। इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। लेकिन कुछ दिनों से मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैं आप लोगों के लिए स्टोरी नहीं अपलोड कर पाई। बट आप लोग चिंता मत करो और इन्जॉय करो। अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है और मैं डेली कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए मैं डेली एपिसोड लाऊं और आप लोग इन्जॉय करें। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जिससे वह बहुत ज़्यादा दोस्तों आप तक हमने पढ़ा था कि आज कथा का पहला दिन था और कथा पुराने चीज़ों को भुलाकर एक नई जिंदगी चालू कर रही थी। वह सब चीज़ भुलाना चाहती थी जो उसके साथ कल हुआ था, उसका साथ हमारा भी देती है। और वो लोग एक दूसरे के साथ कॉलेज आते हैं जहाँ पर मायरा का ट्विन ब्रदर आरुष भी उसके साथ आता है और वो लोग एक बैच पे ही साथ में बैठ जाते हैं। फिर तभी क्लास में एक नए टीचर जाते हैं जिसे देखकर कथा बहुत ज्यादा चौंक जाती है और उसके आंखों में नामी ए जाती है। अभी आगे कथा को इस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी किस्मत पर हंसे या रोए, क्योंकि वह जिस चीज को भुलाना चाहती थी वही चीज उसके सामने खड़ा था। वह सूसी केस जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। हाँ, मना कथा की भी इसमें गलती थी, लेकिन वह शख्स खुद को काबू कर सकता था। तथा ने बस उसकी कमरे में गई थी, लेकिन उस शख्स से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करती हूँ सिर्फ एक गलती के कारण। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कथा के क्लास में जो अभी टीचर आए थे वह और कोई नहीं रुद्रनश राजवंश थे, जो एक मिशन के लिए इस कॉलेज में आए थे जो उन्हीं का कॉलेज था। रुद्रश को दूर दूर तक नहीं पता था कि कठई वह लड़के है जिसके साथ उसने कल रात नाइट स्पेंड किया था। वह तो अपनी मीटिंग करने के बाद सीधा कॉलेज गया था। आज उसका भी कॉलेज का पहला दिन था। ऐसे प्रोफेसर इस वक्त उसने वाइट विथ ब्लैक पैंट पहनी रहती है और उसने अपना जो सूट था वह अपने केबिन में रखा हुआ होता है। कथा जिसकी आंखों में धीरे धीरे नामी ए रही थी, वह अचानक से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसके आंखों से दो बूंद आंसू बादगे पर गिर जाता है जिसकी बना किसी को नहीं थी। वहीं पास में खड़ी मरा को कुछ अजीब सा महसूस होता है। जब मायरा अपने आसपास देखती है तो उस कथा दिखती है जो धीमे धीमे से इस कार्य भरे रो रही थी। उसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल हो गई थी, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। रोने से मायरा कथा के बहुत ज्यादा चौंक जाती है और घबराते उस पूछती है, कथा कथा क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? वो इतना ही कहती है तभी उसकी नजर आसपास जाती है जहां पर सारे बच्चे खड़े थे। सारे बच्चे बैठ रहा है क्योंकि रुद्रक्ष से सबको बैठने के लिए कहा था। ये देखकर कथा के साथ साथ मायरा भी बैठ जाती है और कथा की तरफ घबराए नजरों से देखने लग गया। कथा जो भी सदमे से बाहर नहीं निकली थी, उस धीरे धीरे चक्कर आने लगते हैं और वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये देखकर मायरा जोर से चिल्लाती है। कथा आरा की आवाज सुनकर सारे बच्चे के साथ साथ रुद्रक्ष में उनकी तरफ देखने लगता है। तभी उस दिखता है कि मायरा के बगल वाली लड़कियां अचानक से बेहोश हो गई है। ये देखकर वह वाहन पास आते कहता है, व्हाट हैपेंड? वह ये बात अपनी रुद्ध वॉइस में ये कहता है, लेकिन मरा सीधा कह पढ़ाती है, सर क्या मैं इसको कॉलेज के मेडिकल रूम में ले जा सकती हूँ क्योंकि इसकी हालात कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये देखकर रुद्रक्ष भी उन लोगों को जाने के लिए हाँ कहता है और मायरा आरुष की मदद से कॉलेज में ही बने मेडिकल रूम में ले जाती है जहां पर कथा का चेकअप होता है। कुछ देर बाद कथा की जब आंख खुलाती है तो वो धीरे धीरे अपने आसपास देखने लगती है। तभी उस सामने बैठे ही मायरा दिखती है जो उसी को देखे जा रही थी। उसके चेहरे से साफ साफ नजर आ रहा था कि वह कथा के लिए बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी मायरा कथा को होश में आता हुआ देखकर उस घबराते कहती है, कथा तू ठीक है ना? तुझे क्या हुआ था बताओ मुझे। जिसे देखकर कथा कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन इस वक्त वही जानती थी कि वह
वह सबसे ज़्यादा खतरे में है। आयस वक्त का था कि एक तरफ उसकी पूरी जिंदगी उसके सपने थे, वहीं दूसरी तरफ उसका पस्त रुद्रनश जिसके बारे में वो ठीक से जानती भी नहीं थी। तो पहली बार चेहरा उसने 2 दिन पहले देखा था, वो समझ नहीं पा रही थी कि भगवान उसके साथ कैसा खेल खेल रहे हैं। तभी पास में बैठे नर्स कथा के पास आते कहती है, इस वक्त कॉलेज के डॉक्टर अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन मैंने आपका चेकअप कर लिया है और बाहर से आपको कोई चोट नहीं लगी। हो सकता है आपको अंदरूनी चोट लगी हो, ख्याल से आपको एक बार डॉक्टर चेकअप करवा लेना चाहिए। जिसे सुनकर मरा गुस्से से कहती है, इतने बड़े कॉलेज में यहाँ के सारे डॉक्टर छुट्टी पर गए हैं, यहाँ मेरे दोस्त को गंभीर चोट आ सकती थी। जिसे सुनकर नर्स माफी मांगते कहती है, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन नर्स में हमारी कोई गलती नहीं है। दरअसल इस वक्त सारे जो भी डॉक्टर है, कुछ लोग तो छुट्टी पे गए हैं और कुछ लोग की तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए वो लोग इस वक्त छोटे पर गए हैं। लेकिन आप चिंता ना करिए, उनसे तुरंत बात करके आपको इन्फॉर्म करती हूँ और डॉक्टर के आने का बंदोबस्त करती हूँ। ये सुनकर कथा कहती है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अचानक से चक्कर आ गए थे। ये सुनकर मीरा कथा पे भड़कते कहती है, कथा तो हमेशा अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखती है, मुझे इसी बात से तो में बहुत गुस्सा आता है, तो मेरे बात सुनेगी और हॉस्पिटल चल, मथुरा फुल बॉडी चेकअप कराऊंगी। जिससे सुनकर कथा मरा को मना करते कहती है, नहीं माहिरा, अभी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कथा मीरा को वो सब नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि अगर कथा चिंता में है, तुम्हारा भी चिंता ले सकते हैं और उसका फोकस पढ़ाई पे नहीं रहेगा। कथा के आपने वजह से किसी की जिंदगी खराबी नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से वो मरा को कुछ ना बताने का फैसला करती है और खुद को आए सब सिचुएशन के लिए हैंडल करने का हौसला देती है और मायरा से कहती है, चल मेरा क्लासरूम में चलते हैं। वैसे इस वक्त कौन सा प्लेयर चल रहा है? जिसे सुनकर मरा कहते हैं, अभी तो 2 क्लास खत्म हो चुके हैं, तीसरा क्लास अभी 5 मिनट में चालू होने वाला है। ये सुनकर कथा जल्दी से कहते हैं, ठीक है तो चलो, मैं पहले ही दिन अपनी सारी क्लासेस नहीं मिस करना चाहती हूँ। इसके बाद वह दोनों अपनी क्लास में वापस आ जाते हैं। वाई क्लास के अंदर सारे बच्चे रुद्राक्ष के बातें कर रहे थे, क्योंकि रुद्राक्ष से उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि तो कॉलेज के साथ साथ क्लासरूम की सारी लड़कियां रुद्राक्ष पे अपना दिल ले रही थी। वो लोग रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी, जिस वजह से वो लोग ब्रांच को अभी पना चाहती थी और अपने ही में ख्याल पुलेवी बना रही थी। इन सब से अंजन, कथा और मायरा क्लासरूम में आते हैं और अपनी बाकी की क्लास लेने लगते हैं। 2 घंटों में उनका क्लास खत्म हो जाता है और वह लोग कैंटीन एरिया लंच के लिए ए जाते हैं, जहां पर मायरा ने कथा के लिए बहुत सारे चीज़ें मंगाई थी। वैसे कथा को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए सबसे ज़्यादा हम मायरा ने कथा के लिए चॉकलेट मंगाई थी। ये देखकर कथा खुश हो जाती है और अपनी प्यारी प्यारी चॉकलेट को खाने लगती है। ये देखकर मरा कह दिया है, अच्छा बाबू, अकेले अकेले हमें तो पूछे ही नहीं, और यह क्या, ये सिर्फ तो चॉकलेट ही खाएगी? देख, इतना सारा खाना मैंने सिर्फ तेरे लिए मंगाया, तो सारा खाओ। तभी मायरा को जवाब देते कथा कहती है, मैं अकेले क्यों खाऊंगी, तो भी का। इसके बाद वो लोग अपना लंच जॉय करने लगते हैं। वहीं उन्हीं के टेबल में बैठा आरुष भी उन दोनों को नोटिस करता है और उनके प्यारी बॉन्डिंग को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और इन सब के बीच में कथा और आरुष की अच्छी दोस्ती हो गई थी। आप धीरे धीरे कथा और उससे कंफर्टेबल बात करने लगी थी, जिसके बाद उनका लंच खत्म होता है और वो लोग वापस से अपने क्लासरूम में चल जाता है। इस कथा ने रुद्रश के बारे में एक बार भी नहीं सोचा था, क्योंकि अभी उस सिर्फ और सिर्फ अपने सपने प्यो करने थे। कथा ने सोच लिया था कि वह ये सब भूल जाएगी और किसी को कुछ नहीं बताएगी, और कथा को ये भी अंदाजा था कि ने भी कथा को नहीं देखा जब उनका नया टेस्ट एंड हुआ था, क्योंकि सुबह में वो रुद्रश जब सोहे रहा था तभी वह चले गई थी और रात के वक्त में अच्छा वो कथा उस कमरे में आए थे। उस कमरे में बहुत हल्की रोशनी थी, जिसमें से कथा बहुत कम ही नजर आ रही थी, जिस वजह से कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि वो
इस वक्त सुरक्षित है और रुद्रक्ष उसके बारे में कुछ नहीं जानता, पर कथा को क्या पता, अगर रुद्रक्ष जाए तो एक झटके में कथा के बारे में पता लगवा सकता है। लेकिन वो ये सब करने की जरूरत नहीं समझता क्योंकि उसके बाद बहुत सारा कम है। वही कथा अपनी बाकी क्लास अच्छे से लेती है और पढ़ाई में कंसंट्रेट करती है। उसके बाद वो लोग का कॉलेज का टाइमिंग खत्म हो जाता है और कथा अपने कैफे के लिए निकल जाती है क्योंकि आज मीरा को घर पे कुछ जरूरी काम में गया था, जिस वजह से उस आज अपने घर पहले जाना पड़ा। वहीं दूसरे तरफ रुद्रक्ष कॉलेज में अपना पढ़ाकर वो वापस से अपने कंपनी जाता है और अपना सारा काम करने लगता है। इसलिए रुद्रक्ष ने कुछ नहीं कहा था क्योंकि रोज को खाने का भी समय नहीं था। वो हर वक्त सिर्फ कम ही करता रह जाता था, जिस वजह से उसके सारे घर वाले उस बहुत ज्यादा नाराज थे। लेकिन इन सब भी नाराजगी से रुद्रक्ष में कोई फर्क नहीं पड़ता और रुद्रक्ष अपने ऑफिस में कम करते रहता। कभी कभार ये होता है कि हफ्ते तक और महीनों तक रुद्रक्ष अपने ऑफिस या फिर कुछ काम के सिलसिले में बाहरी रहता है, जिस वजह से कई महीने बीत आते हैं लेकिन रुद्रक्ष अपने घर नहीं आता। जिस वजह से रुद्रक्ष की दादी और उसकी मां दोनों उदास रहने लगते हैं। रुद्रक्ष इस वक्त अपने लैपटॉप में अपनी उंगलियां ही चला रहा था, तभी उसके केबिन का दरवाजा कोई खटखटाता है। जैसे उनका अंदर आने के लिए कहता है, तभी रुद्रक्ष का पर्सनल असिस्टेंट के अंदर आते रुद्रक्ष को ग्रीट करते कहता है, बॉस हमें अन्य बच्चों के बारे में कुछ और क्यों मिला है और जो भी बच्चे इन सब में माइल हैं वो बच्चे लगभग थर्ड ईयर में पढ़ते हैं और उन्होंने फर्स्ट ईयर के बच्चों को भी शिकार करना शुरू कर दिया है। ये सुनकर रुद्रक्ष जो अभी अपने लैपटॉप में अपनी उंगलियां चला रहा था, उसकी उंगली अचानक से रुक जाती है और वो गुस्से से कहता है, उनकी इतनी हिम्मत कि मेरे ही कॉलेज में ये सब कर रहे हैं और तुम राघव बेवकूफ, तुम आज तक अन सब के बारे में पता नहीं लगवा पाए। इसके बाद रुद्रक्ष कहता है, वो सब तुम जल्दी से जल्दी ट्राई करो कि तुम उनके बारे में पता कर लो, नहीं तो तुम जानते हो इसका नजम क्या हो सकता है तुम्हारे लिए और तुम्हारे नौकरी के लिए। रुद्र सीधा राघव को नौकरी से निकालने के बाद करा था। ये देखकर आप बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, बॉस हम पता लगाने की कोशिश कर रहा है लेकिन अन ग्रुप का जो भी लीडर हो बहुत ज्यादा चालाक है, लेकिन आप नहीं करें, हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि ग्रुप के लीडर और उसके प्यो मेंबर्स को जल्दी पता लगाकर उनकी अच्छी दादरी करेंगे। ये सुनकर रुद्रांश कहता है, गुड। इसके बाद राघव केबिन से बाहर चल जाता है और अपने लैपटॉप में अपना काम करने लगता है। आखिर किसके बात कर रहा था राघव? आखिर कौन सा ग्रुप है कॉलेज में? रुद्रक्ष के मकसद से इंपीरियल मुंबई यूनिवर्सिटी में आया है। क्या मरा जान पाएगी कथा की बेचैनी के बारे में? क्या कल था रुद्रक्ष को बुला पाएगी? जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए सॉरी, बहुत मेहनत से लिखती हूँ और मेरी लिखी हुई है ये स्टोरी को बनाने में पूरा एक दिन लग जाता है। उसके हर एक पार्ट को बनाने में और करीब एक महीने में कदम होती है। तो दोस्तों मेरा साथ दीजिए और मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए ताकि ऐसे ही स्टोरी मैं आप लोगों के सामने लाती रहा हूँ। और धन्यवाद। तो दोस्तों अब तक हमने पढ़ा था कि राघव को कुछ लड़कों के ग्रुप के बारे में पता चलता है। ये जानकर वही सारी बातें रुद्रक्ष को बताते हैं, लेकिन अभी तक हम ये नहीं जान पाते हैं कि वो लड़कों का ग्रुप आखिर किस चीज का। और इसमें हम लोग ये भी जानते हैं कि रुद्रक्ष का उस कॉलेज में आना एक बहुत बड़ा मकसद था। वो भाई कथा मुझे इस वक्त मोलर कैफे में बैठकर को सोच रही थी क्योंकि उसको फिलहाल 15 मिनट का स्नैक टाइम मिला था, इसलिए वो कैफे में लगे चेयर में बैठ जाती है और सब कुछ के बारे में सोचने लगते हैं। तभी उसके पास शांति मैम का फोन आ जाता है। जैसे फोन कर डैन शांति वाहन का फोन देखकर बड़ा खुश हो जाती है और मुस्कुराते उनका फोन उल्टे हैं। सामने से शांति मैम की आवाज आती है, कथा मेरी बच्ची तुम कैसी हो और काफी दिन हो गए तुम लोग मुझे फोन नहीं किया तो मुझे तुम्हारे चिंता लगी थी, इसलिए मैं सोची माँ खुद ही फोन कर लेती हूँ। वैसे भी तुम कहाँ
हाँ इस बुढ़िया को याद रखोगे जैसे सुनकर कथा के फेस पर ना जाती है और वो मुस्कुराते कहती है, अरे शांति महाकथा है ना कि कॉलेज एडमिशन के साथ साथ कैफे में कम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ऊपर से 2 दिन में मैंने अपना सारा सामान फ्लैट से हॉस्टल में किया, फिर बहुत सारा कम था वो सब भी खत्म करा है, इसमें टाइम भी नहीं मिला आपको फ़ोन करने का। ये सुनकर शांति मोमोज खाते कहती है, तो मेरी बच्ची का एडमिशन हो गया और बताओ कैसा गया आज। जिससे सुनकर कथा मुस्कुराते कहती है, हाँ मेरा एडमिशन हो गया और मैं ये खुशखबरी आपको देने वाले थे, लेकिन इससे पहले आपका फ़ोन आ गया। लेकिन आप चिंता मत करो, वैसे भी आज मेरा कॉलेज का पिला देता वो बहुत अच्छा गया, आपको क्या पता होगा। इसके बाद कथा और शांत भाई एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। शांति और कथा का पंच जब खत्म होता है तो 15 मिनट बीत गए थे बस अपने काम में लग जाती है और ऐसे ऐसे करते रात के 9:30 बजे आते हैं और गड़ा अपने हॉस्टल की तरफ बढ़ जाते हैं और बहुत के बाद कथा सीधा अपना बहुत ज़्यादा नींद दे रहे थे। इसके बाद कथा थोड़ा सा फटी है और सो जाती है। दरअसल कथा ने वार्डन को पहले ही बता दिया था कि वो पार्ट टाइम कम करने जाएगी, जिसके वजह से जो वार्डन थी वो बहुत ज़्यादा दयालु किस्म की औरतें गड़ा के बारे में जानकर कि गड़ा अनाथ है और यहाँ पर स्कॉलरशिप से ही है, वार्डन तैयार आज़ादी और वो रोज मस्त का खाना कथा के कमरे तक पहुंचा देती है। क्योंकि कथा के कमरे की दूसरे चाबी वार्डन के पास थी तो वो आसानी से कथा के कामों में खाना रखकर चले जाते हैं। कथा से आए इस बात का आईजी राज में था, क्योंकि उल्टा कथा का कम हो रहा था। ओवर से बॉर्डर बहुत अच्छी थी और गड़ा के पास कुछ ज्यादा था नहीं कि कोई उस चढ़ा सके या फिर उसका गलत इस्तेमाल कर सके, इसीलिए कथा बेफिक्र हो सो रही थी। वहीं अगला दिन जब आता है तो कथा जल्दी से तैयार होकर कॉलेज की तरफ भागती है, क्योंकि आज इस डर हो गई थी और वह वक्त से नहीं पहुंचेगी तो उसे और टीचर से दर्द सुनने को मिलेगा, जिस वजह से वो जल्दी जल्दी अपना काम कर रहे थे और जल्द दबाव में उसने बिना खाए पी वो कॉलेज की तरफ भागती है। लेकिन बॉडी डोर तक आते आते उसकी बहुत सांसें भारी हो जाती है, जिससे वह वहीं पर खड़े होकर लंबी सा लेने लगती है। लेकिन अचानक से कथा को चक्र जैसा महसूस होता है और वो वाहन पर गिरने वाली होती है कि तुम मजबूत हाथ उस हाथ में रहते हैं और उस गिरने से बचा लेता है। आए इस वक्त कथा जो सोच रही थी कि आप वो बेहोश हो के गिर गई है, उस अचानक से ऐसा फील होता है कि वह हवा में झूल रही है। तभी वह धीरे धीरे अपने आंखें खोलती है और सामने जिस शख्स को देखते हैं वो चजाती है, क्योंकि सामने और कोई नहीं रुद्राक्ष राजवंश थे जो अपना फोन पर बात करते कॉरिडोर की तरफ आ रहे थे। और जब उन्होंने कथा को चक्कर खाकर गिरता हुआ देखा तो वह जल्दी से कथा के पास आकर बचाने लगे। वैसे तो रुद्रांश राजावत किसी की मदद नहीं करते, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, लेकिन पता नहीं क्यों कथा को गिरता हुआ देखकर उसे अजीब सी घबराहट होने लगी थी और उसके हाथ पैर खुद कथा की तरफ भागने लगा थे। उसी वक्त कथा के साथ रुद्रांश का भी दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कथा जिसने इस वक्त अपनी आंखें बंद की हुई थी वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, तभी उसे रुद्रांश दिखता है जो लगातार उसे देख रहा था। कथा को बहुत अजीब सा महसूस होता है, तभी रुद्रांश है अच्छे से खड़ा करते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? वह इतना ही का पता है। तभी कथा अचानक से, क्योंकि उसे रुद्रांश को फेस नहीं करना था, कथा का ऐसा बिहेवियर देखकर रुद्रांश को बड़ा अजीब लगता है और कहीं ना कहीं उसे गुस्सा भी आने लगता है, क्योंकि आज तक उसने किसी की मदद नहीं की थी और जब उसने इस लड़की की मदद की तो ये लड़के भाव खा रही थी। खैर ज्यादा ना सोते हुए रुद्राक्ष अपने क्लास की तरफ बढ़ जाता है। वही कथा बहुत ज्यादा डाली हुई थी इस वक्त और जब वह क्लास के अंदर जाती है तभी उसे मायरा दिखती है जो आरुष के साथ कुछ बातें कर रहे थे। तभी मायरा की भी नज़र कथा
वहां पर चल जाती है। जो इस वक्त थोड़ी घबराए हुए थे, उसकी आंखों में साफ साफ बेचैनी और दर्द देख रहा था। ये देखकर मायरा थोड़ा सोच से पड़ जाती है और वह कुछ कर पाती इससे पहले ही कथा उसके पास आकर उससे कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उसके साथ तो मुंह में ही रह जाते हैं और वह आराम से अपनी सीट पर बैठ जाती है और खुद को शांत करने लगती है। कथा को इतना ऊर्जा हुआ देखकर मीरा उसे सवाल करते हुए कहती है, कथा क्या हुआ, तुझे इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है। जिसे सुनकर कथा कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, वह इसके बाद कुछ कह नहीं पाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या बोले। तभी क्लास के अंदर रुद्रांश आ जाता है। रुद्राक्ष को देखकर सारे बच्चे उसे ग्रेट करते हैं। रुद्राक्ष को देखकर कथा के हालात कुछ ठीक नहीं लगती है, लेकिन ये सब महाराज से नहीं देख पाती है क्योंकि सारे बच्चों के साथ साथ मर भी रुद्राक्ष को ग्रेट करती है, जिस वजह से उसकी नज़र कथा पर नहीं जाती है। तभी मीरा कथा की तरफ देखती है जो इस वक्त पानी पी रही थी। रुद्राक्ष जो अभी अभी क्लासरूम में आया था, उसे मीरा और कथा देखते हैं। तभी रुद्राक्ष को याद आ जाता है कि यह वही लड़की है जो कल बेहोश हो गई थी। इसके बाद रुद्रंश अपना सर झट रखता है और बच्चों को पढ़ने लगता है। जब रुद्रंश बच्चों को पढ़ा रहा था, तभी बीच बीच में उसकी नज़र कथा पे ही जा रही थी, जो उसको बिल्कुल भी नहीं देख रही थी और कथा का बिहेव बहुत ज़्यादा अजीब था। लेकिन रुद्रंश इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। वहीं कथा, जिसके लिए एक एक पल निकलना बहुत मुश्किल था, वो तो रोज को देख ही नहीं रही थी। उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ अपने बेंच पर रखे बुक पे थी। वह ऐसा दिखा रही थी कि वो ध्यान से पढ़ रही है, लेकिन उसके मन में पुराने बातें चल रही थी। मरा को कथा का ऐसा बिहेव कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन वो बाद में पूछने का सोचाती है। फिर वो रुद्राक्ष जो पढ़ा रहा था उसी पर ध्यान देने लगती है और ऐसे ही करके रुद्रंश का क्लास खत्म हो जाता है। बेल बजाने की आवाज़ सुनकर कथा को होश आता है और उस पता चलता है कि रुद्रंश क्लासरूम से जा रहा है। वहीं रुद्राक्ष जाते समय एक बार पीछे मुड़कर कथा को देखता है, जो अपना सर झुकाए अपने बेंच पे बैठी हुई थे। रुद्रांश के क्लास से जाने के बाद सारी लड़कियां रुद्रांश की ही तारीफ किए जा रही थी, जिससे सुनकर कथा को अजीब लगता है। तभी उससे महसूस होता है कि मायरा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। ये देखकर वह मायरा को देखने लगती है। तभी मायरा कथा से कहती है, चल तू बाहर, मुझे तो उससे कुछ बात करनी है। ये सुनकर गड़ा अपना सर हाँ में हिलाती है और मायरा के साथ बाहर चल जाती है। क्लास से बाहर निकलने के बाद मायरा और कथा गार्डन एरिया में आते हैं। तभी मायरा कथा से सवाल करते कहती है, क्या हुआ है कथा, तू इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है। जिसे सुनकर कथा कहती है, मैं वो भी अजीब बिहेव, तू पागल हो गई है मायरा, मैं तो कुछ ऐसा बिहेव नहीं कर रही। जिसे सुनकर कथा कहती है, देख कथा झूठ मत बोल, क्योंकि जब भी तू झूठ बोलती है मुझे पता चल जाता है। मरा ये नोटिस कर रही थी कि कथा सब कुछ नॉर्मल होने का बिहेव कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तभी कथा कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो पढ़ाई को लेके कुछ टेंशन थी। ये सुनकर मायरा कहती है, देखा था, अगर तेरे दिल में कुछ भी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती है। मैं तुम्हारी बातें सुनूंगी और समझूंगी कि तू क्या कहने की कोशिश करती है और मैं तेरा साथ दूंगी। अगर तो ये सब बातें छुपाएगी तो धीरे धीरे तो बहुत बड़ी मुसीबत में चल जाएगी और तुम डिप्रेशन में चल जाओगे, और मैं नहीं चाहती कि तो ये सब चीज़ के चक्कर में पड़े। माहिरा की बात सुनकर कथा उस सब कुछ बताने का सोचती है और वो कुछ बताने ही वाली होती है। तभी कथा को धीरे धीरे चक्कर जैसा महसूस होता है और वह वहीं गार्डन एरिया में बेहोश हो जाती है। कथा की जब आंखें खुलाती है तो वो खुद को कॉलेज हॉस्पिटल में पाती है, जहां पर लेडी डॉक्टर उसका चेकअप कर रही थी। दरअसल वो लेडी डॉक्टर कुछ दिनों से छुट्टी पर गई थी और आज ही उसने अपनी छुट्टी खत्म करके कॉलेज में आए थे। तभी उस कथा के बारे में पता चलता है। कथा जब अपनी आंखें खोलकर उस लेडी डॉक्टर को देखती है तो वो कुछ गंभीर लग रही थी। तभी कथा मीरा को खुश अपनी नजरें आसपास डटी है तो उस मायरा बगल की शहर में बैठी दिखती है, जो उसी को देख रही थी। इससे पहले कथा कुछ कह पागी तभी वो डॉक्टर निराश होते कहती है, मुझे तुम बच्चों से यह उम्मीद नहीं थी
कि देखो मैं समझ सकती हूँ कि इस उम्र में गलतियाँ होती है, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती की है और इसके बारे में जब इस कॉलेज को पता चलेगा तो वो तुम्हें स्कॉलरशिप निकल देंगे, जिससे तुम्हारा पूरा फ्यूचर दांव पे लग जाएगा। और तुम तो जानती ही हो, अगर एक बार इस कॉलेज से कोई स्टूडेंट को बाहर निकाला जाता तो उससे कहीं भी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और ना ही उस बच्चे को कोई कॉलेज मिल पाता है। क्या तुम्हारे मैन बाप को इन सब चीजों के बारे में पता है? डॉक्टर अन दोनों से सवाल करते कहती है। डॉक्टर की बातें हैं सुनकर कथा और मरा दोनों बहुत चक्की हो जाती है और पूरा कंफ्यूज भी हो जाती है, क्योंकि उस नहीं समझ में रहा था कि डॉक्टर किस बारे में बात कर रही है और आखिर ऐसी क्या गलती की है पता नहीं जिस वजह से उस कॉलेज से बेदखल किया जा सकता है। लेकिन लास्ट में जब वो डॉक्टर की आखिरी बात सुनती है अपने मैन बाप के बारे में तो उसके आंखों से धीरे धीरे आंसू निकलने लगते हैं। डॉक्टर जो खुद को बहुत स्ट्रिक्ट कर रही थी, कथा के आंखों में आंसू लेकर वह थोड़ा नर्म पड़ जाती है और उससे समझाते कहते हैं, देखो मना, तुमने गलती की है लेकिन अभी भी समय है उस गलती को सुधारने का और अभी तुम्हारे सामने तुम्हारा पूरा फ्यूचर है। तभी मायरा कथा की हालत देखकर उसके पास आती है और कथा को संभालते हुए कहती है, डॉक्टर क्या हुआ है कथा को और आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? तो वो इतना ही कहती है कि अन दोनों के कानों में कथा की आवाज़ सुनाई देती है, जो अपनी धीरे से आवाज़ में कहती है, मेरे मैन बाप नहीं है, मैं अनाथ हूँ। वाही ये सब अपनी कटी हुई आवाज़ में कहती है। इसके बाद वो एकदम चुप हो जाती है और धीरे धीरे सुबह सुबह के रोने लगती है। कथा की ऐसी हालत देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तभी लेडी डॉक्टर शर्मिंदा होते कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम मानत हो, तुम्हारे माता पिता नहीं है, लेकिन ये सब कैसे हुआ तुम्हारे साथ? क्योंकि तुम देखने से बहुत छोटी लग रही हो और जहाँ तक मेरा तजुर्बा है तुम मुझे वैसे लड़के नहीं लगती हो। डॉक्टर की ऐसी बातें फिर से सुनकर मायरा उनसे सीधा सवाल करते कहती है, डॉक्टर आप कहना क्या चाहते हैं? आप सीधे सीधे क्यों नहीं बताते? तो तुम दोनों को नहीं पता है? डॉक्टर सवाल करती है। जैसे सुनकर वो दोनों अपना सर नाम नहीं लेती है। ये सुनकर डॉक्टर एक गहरी सांस लेते हैं और कहती है, सी इज प्रेग्नेंट, वो भी करीब 1 हफ्ता से। ये सुनकर कथा और मायरा ये दोनों पूरे शॉक हो जाते हैं। वही कथा, उसकी जिंदगी तो उलट पलट हो गई थी। मरा को समझ में नहीं रहा था कि वो आए इस सिचुएशन में क्या करे, वो कथा को कैसे समझाए। वही कथा ये बात सुनकर धीरे धीरे रोने लगती है और उसी के साथ बेहोश हो जाती है। ये देखकर कि कथा बेहोश हो गई है, डॉक्टर और मायरा दोनों कथा के लिए दार जाते हैं और डॉक्टर जल्दी से कथा को चेक करते हैं। कुछ देर बाद मायरा और डॉक्टर एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे। इस वक्त मायरा ने कथा के साथ जो भी कुछ हुआ था वो डॉक्टर को अच्छे से बता दी थी, जिस वजह से कथा को लेकर डॉक्टर के लिए आप कोई गलत छवि नहीं थी, क्योंकि पहले वो कथा को कहीं ना कहीं गलत लड़की समझ रही थी। लेकिन अभी उसके बारे में ऐसा लिया जानकर डॉक्टर भी कथा के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है। उन्हें भी पता था कि कथा के लिए आगे बहुत बड़ी जिंदगी है। तभी डॉक्टर एक सलाह देती है मायरा को, देखो मायरा, मुझे पता है कि कथा के साथ बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें ये सलाह देना चाहूँगी कि अगर अभी कथा को होश आता है तो तुम मुझसे समझाओ कि वो अपने बच्चे को अवॉइड कर दे, क्योंकि इसके अलावा उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। अगर वो आए इस बच्चे को अपनाना भी चाहेगी तो पूरी समाज, पूरी दुनिया उस नहीं अपनाएंगे, उस हमेशा एक गंदी नज़र से जना जाएगा। और तुम ही तो बताया था कि कथा के बहुत बड़े सपने हैं, वो अपने सपने को पूरा करना चाहेगी, लेकिन आए इस जिम्मेदारी के साथ वो अपने सपनों को पूरा कैसे करेगी? मायरा भी डॉक्टर की बात अच्छे से समझ रहे थे। इससे पहले हमारा कुछ गैप आती अन दोनों के कान में कथा की आवाज़ आती है, मुझे सोचने का कुछ वक्त चाहिए, क्योंकि ये डिसीजन बहुत बड़ा है, ना खुद को टाइम देना चाहती हूँ और समझना चाहूँगी
बताऊंगी कि यह बच्चों मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। ये सुनकर मायरा और डॉक्टर उसकी बात में जाते हैं और अपने सरहा में लेटे वही डॉक्टर कथा को कुछ दवाएं देते हैं जिससे कथा को आराम मिले और कथा को वो कुछ और जी भी बताते हैं जैसे उस क्या इस सिचुएशन में खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो ये सारी बातें इस वक्त फिलहाल कथा को बता देती हूँ ताकि कथा ज़्यादा स्ट्रेस ना हो जिस वजह से बच्चों पे ज़्यादा कुछ बाहर नहीं पड़े। डॉक्टर से मशवरा लेकर इस वक्त कथा और मायरा एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। तभी मायरा कहती है, देख ही पता मुझे पता है कि डॉक्टर ने जो भी तेरे बारे में बोला है और तेरे इस बच्चे के बारे में बोला है कि तो इस अवॉर्ड कर दे, तो मेरे ख्याल से उन्होंने कहीं ना कहीं सही कहा है क्योंकि अभी तेरे कॉलेज का एक हफ्ता भी अच्छे से नहीं बिता है और तुझे ये चीज़ जब पता चल गई है तो तेरे पास अभी कॉलेज के प्योर 4 साल है तो कैसे ये सब संभाल पाएगी। अगर लोगों को पता चला तेरे बच्चे के बारे में तो तेरे बारे में क्या सोचेंगे और अगले 3 महीनों तक तू तो सेफ रहेगी क्योंकि तेरा पीरियड नहीं भरेगा। लेकिन 3 महीने बाद धीरे धीरे तेरा पेट बड़ा होने लगा और लोग तुझे नोटिस करने लगे तो तू कैसे संभालेगी। यह सुनकर कथा कहती है, मरा मैं तेरी और डॉक्टर की बात समझ रही हूँ लेकिन तू भी तो समझ मेरी सिचुएशन, मेरी जिंदगी पूरी उलट हो गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। हाँ मना कि मेरे अभी बहुत सारे सपने प्यो करने बाकी है लेकिन मैं इस बच्चा जो अभी जन्म भी न हुआ है मैं उस कैसे अवॉर्ड कर दूं, इसीलिए मैंने कुछ समय मांगा है जिससे मैं सोच समझ पान है क्या करना चाहिए और क्या नहीं और यह सब मैं इस टेंशन भरे मोहर में नहीं समझ पाऊंगी और मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती हूँ। मायरा जो कथा की बातें अच्छे से समझ रहे थे वह कथा को बहुत ज़्यादा कंसोल करती है और उस और भी चीजें बताने लगते हैं। इसके साथ मायरा ने उस रेस्टोरेंट में कुछ हेल्दी फूड भी ऑर्डर कर दिए थे जिससे कथा और मायरा आराम से खा रहे थे। कथा से बातें करने के बाद मायरा काधा को हॉस्टल रूम छोड़ देती है क्योंकि कथा को इस वक्त अकेले रहना था, इसीलिए मायरा ने कथा को समय देने के लिए सोचा था ताकि वह सही फैसला ले पाए। कथा जो इस वक्त अपने हॉस्टल रूम में बैठी हुई थी इस वक्त उसने श्रीकांत जी को बता दिया था कि उसकी आज तबीयत नहीं ठीक है इसलिए वह कैफे नहीं आ पाएगी, जिससे श्रीकांत जी भी में जाते हैं और कथा अपना फ़ोन रखकर बहुत ज़्यादा सोचने लगती है इन सभी चीज़ों के बारे में और ऐसे ही सोर्सेस उससे कब उसकी नींद लग जाती है उस खुद पता नहीं चलता है। अगले दिन जब कथा की आँख खुलाती है तो इस वक्त सुबह के 7 बजे बाज गए थे। कथा जिसने रात भर ये सब सोचने में बिता दिया था वो अपनी साइड कर दिया है और अपने आप से ही कहती है, नहीं मैं इस बच्चे को रखूंगी, शायद भगवान ने मेरी जिंदगी खराबी करके एक नई जिंदगी मुझे शॉपिंग है। मेरा ऐसे भी इस दुनिया में कोई नहीं है और ये बच्चा सिर्फ मेरा बच्चा होगा और किसी का नहीं। मैं इस अपने आप से दूर कभी नहीं करूंगी, यह मेरा अपना खुद का बच्चा होगा। वो यही सब पागलों जैसा कह रही थी। वो इस बच्चे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गई थी जो एक हफ्ते का भी नहीं हुआ था ठीक से। अभी वो इस वक्त अपने पेट पर हाथ रख के कह रही थी, बेबी तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारी मैं तुम्हारा ख्याल रखेगी और तो मैं सबसे प्रोटेक्ट करेगी। वो यही सब सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि वो जानती थी कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और यही बच्चा कहीं ना कहीं कथा की जीने की उम्मीद बन गया था। चाहे कथा को कितने भी लोग उस सुनाए उस इस बच्चे को लेकर या समाज उस गंदी नज़र से देखे, कथा को इन सब चीज़ों की बिल्कुल फिक्रा नहीं थी। उस अभी अपने बच्चे और अपने सपनों को पूरा करना था। तभी कथा मायरा को जल्दी से फ़ोन करके हॉस्टल में बुलाती है क्योंकि उस ये सब बता रहा था मायरा को। मायरा जो इस वक्त अभी निधि में थी वो कथा की बातें सुनकर जल्दी से रेडी होने चल जाती है। वहीं कथा भी तैयार होने चल जाती है वॉशरूम में। कुछ देर बाद
इस वक्त मायरा और कथा हॉस्टल के कमरे में बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। कथा ने मायरा के आते ही सब कुछ बता दिया जो वो फील कर रही थी, जिससे मायरा भी कथा के लिए बहुत खुश थी। तभी मायरा कहती है, हाँ वह सब तो ठीक है, लेकिन तू पढ़ाई और कैफ़े के साथ साथ अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखेगी? मेरे कहने का मतलब है, मैं जहाँ तक सबको देखा है प्रेगनेंसी के समय वो लोग का स्ट्रिक्ट डाइट होता है जिससे बच्चा हेल्थी हो और आगे चलकर बच्चे को कंसीव करने में कोई दिक्कत न हो। मेरा की बातें सुनकर कथा थोड़ा सोच में पड़ जाती है और वह कहते हैं, हाँ तो ठीक कह रही है, लेकिन मैं अपना ख्याल रख लूँगी। कथा ये सब मेरे को इसीलिए कह रही थी कि तुम्हारा उसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो रही थी। हमारा भी समझ रही थी कि कथा उसे अपनी परेशानी नहीं बताए, इसलिए वह कथा को सलाह और उसे समझते हो रहती है। देखा था अगले 3 महीने तुझे कुछ नहीं होगा, मुझे पता है, और तू अपना ख्याल भी रख लेगी, लेकिन 3 महीने बाद तेरा पेट बढ़ने लगेगा तो तू क्या करें? तू कॉलेज भी नहीं जा सकती, और अगर कॉलेज के वार्डन को पता चल गया तो वह लोग तुझे कॉलेज से निकाल देंगे, जिससे तुझे और किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा और तेरा फ्यूचर खतरे में पड़ सकता है। मायरा की बातें सुनकर कथा सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उससे भी पता था कि अगर वो इस कॉलेज से एक बार निकल गई तो उसके लिए आगे की ज़िंदगी और बदतर बन जाएगी, क्योंकि उससे किसी और कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, जिससे वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाएगी। ये बात कथा को मन ही मन खा रही थी। कथा को सोचता हुआ देखकर मायरा उससे एक सलाह देती है, तू एक काम क्यों न कर लेती है? तू 3 महीने के बाद मेरे घर पर आ जाना, जिससे तुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और मेरी माँ तुम्हारा ख्याल भी रखेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में मम्मी को बहुत बार बताया है। जिससे कोलकाता बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती है और वह ना अब मैं अपना सर से हिलाते हुए कहती है, और नहीं, अगर तुम्हारी मम्मी को मेरा बारे में सब कुछ पता चल गया तो वह मुझे गलत लड़की समझेंगे, जिससे अगर उन्होंने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया तो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहूँगी। दिमाग में सोच रही थी और वह कथा को समझाते हुए कहती है, देखा था, तू भी जानती है कि 3 महीने के बाद सबको अगर पता चल जाएगा तो तुझे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, लेकिन अगर तू मेरे साथ रहेगी तो मैं तुझे रहूँगी कि कॉलेज में आज क्या पढ़ाई हुई, मैं तुझे सब कुछ नोटिस भी देती रहूँगी और हम लोग साथ में पढ़ लेंगे, जिससे तुम्हारा भी पढ़ाई का कोई नुकसान भी नहीं होगा। और मेरी माँ और तुम बिल्कुल भी चिंता मत कर, मेरी माँ तुम्हें गलत नहीं समझेंगे, उल्टा वह तुमसे बहुत ज़्यादा अटैक होने लगेंगे। अगर मैं तुम्हारे बारे में उनका बताऊंगी तो वह तुम्हें समझेंगे, मुझे पता है, तुम उनको टाइम देना, धीरे धीरे वह तुमसे अटैच होने लगेगी। ना तो हम उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता रहे हैं जिसके वजह से वह तुम्हें समझेंगी और तुम्हारा और अच्छे से ख्याल रखेगी, और मुझे अपनी दोस्त पर पूरा भरोसा है, तुम कुछ ही दिनों में उनका दिल जीत लगी और वह तुमसे दूर नहीं रह पाएंगे। मेरा की बात सुनकर पता कुछ कहने वाली होती है, इससे पहले ही हमारा उसे रोक देती है और कहती है, देखा था, अगर तुम मुझ पर पूरा भरोसा रखती है ना तो मेरी बात सुनेगी और तुम मेरे घर आकर रहेगी। देख, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर तुझे मेरे घर में अच्छा फील नहीं होगा तो तू चली जाना, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। ये कहकर मायरा कथा को पप्पी आई से देखने लगती है, जिससे कथा का दिल पिघल जाता है और वो मायरा के घर जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद कथा अपने मन में सोचती है, कह तो मायरा ठीक ही रही है, ऊपर से मैं अभी उतने पैसे नहीं इकट्ठे कर पाई हूँ कि अपने बच्चे की परवरिश कर पाऊँ, मुझे पहले बहुत पैसे कमाने होंगे, और अगर मुझे मायरा के घर में कुछ ठीक नहीं लगेगा तो मैं नहीं रहूँगी, क्योंकि मैं किसी पर बोझ नहीं बनाना चाहती। वो इतना सोच ही रही थी, तभी मायरा की आवाज़ उसके कानों में आती है जो उससे कह रही थी, क्या हुआ कथा, ट्यून है इस बारे में क्या सोचा? मायरा की बात सुनकर कथा कहती है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझसे पहले मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा, क्योंकि मुझे अपना चेकअप करवाना है और अभी मुझे अपनी और अपने साथ साथ अपने बच्चे की सेहत पर भी ध्यान देना है, इसके लिए मुझे पैसे भी कमाने होंगे। ये सुनकर मायरा कहती है, देख कथा, तू अभी पैसों की चिंता मत कर, तो अभी अपने आप पर और अपने बच्चे पर फोकस कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। कथा और मायरा एक दूसरे से बातें ही कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ इन सब से अनजान रद्रंश अपने हैं ऑफिस में बैठा कुछ फाइल चेक कर रहा था। तभी उसके केबिन में नॉक होता है, ये सुनकर रद्रंश कम इन कहता है। तभी उस कैबिन के अंदर रद्रंश का खास आदमी मयूर उससे कुछ जानकारी देने के लिए आया था। ये जानकारी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल थी। तभी रद्रंश इशारा करता है, रद्रंश का इशारा समझकर मयूर उस अंडरवर्ल्ड के बारे में कुछ बता
बताने लगता है, बॉस हमें अभी अभी खबर ही है कि आज रात कुछ गैंगर्स साथ में मिलकर बहुत बड़ा ड्रग सप्लाई करने वाले हैं जिससे बहुत सारे मासूम स्टूडेंट्स बर्बाद होने वाली है, क्योंकि वो सब जो ड्रग्स है वो सब ज़्यादातर स्टूडेंट ही कंज्यूम करते हैं। ये सुनकर रद्रंश की हाथ होगी मुट्ठी कस जाती है और वो मयूर को इशारा करते कहता है, ठीक है तुम इसकी जानकारी और निकालो और उस जगह का लोकेशन मुझे सेंड कर दो, और हाँ गार्ड्स को सारी बातें समझा देना ताकि आगे चल की कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद वह कुछ और चीजें कहता है मयूर से, जिसे सुनकर मयूर उसका सारा आदेश मानते कहता है, ठीक है बॉस, शाम तक ये सारे चीजें हो जाएंगी, आप जिंदा मत कीजिए। इसके बाद वह इजाजत लेके केबिन से चला जाता है। वहीं रद्रंश अपने सेक्रेटरी राघव को बुलाता है और उससे कुछ इंस्ट्रक्शन देने लगता है। इसके बाद वो लोग अपना काम करने लगते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मेरी वजह से आप लोगों को इतना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर जल्दी लेकर आती है एपिसोड, लेकिन आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करें नहीं रही हो और मुझे मोटिवेशन भी नहीं मिल रहा है। देखो दोस्तों अगर आप प्यारे प्यारे कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज़्यादा जल्दी आप लोगों के लिए ऐसे स्टोरी को अपलोड करूंगी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एक कमेंट ही तो करना और अच्छा शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी एपिसोड लेकर आ सकूं। तो अब तक हमने पढ़ा था कि कथा को डॉक्टर के द्वारा ये पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाती है, जिसे मायरा उसको सिला देती है। वहीं दूसरी तरफ रद्रंश इन सब चीज़ों से अनजान अपने मिशन में लगा हुआ था। अब आगे कथा और मेरा अपनी बातें करके कॉलेज चल जाता है। रुका था बहुत ज़्यादा चौक करनी हो गई थी। पता को इतना यकीन था कि रद्रंश को उसके बारे में नहीं पता, अगर उसे पता रहता तो वह उसको कॉलेज के पहले ही दिन कथा को बता देता या फिर वह कथा को देखकर चौंक गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा था कथा ने रुद्राक्ष की आंखों में, जिसके वजह से वह भी से फुल कर रही थी। लेकिन उसे जल्दी से जल्दी कुछ और उपाय करना था ताकि वह आगे चलकर कोई प्रॉब्लम में ना आए। वही इन सब चीज़ों से अनजान मायरा कथा को अपने घर लाना चाहती थी, क्योंकि वह पता से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और कथा भी उससे प्यार करती थी। मायरा कभी भी कथा को अपने से दूर नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने ये सुझाव दिया था। और मायरा ये भी जानती थी कि एक बार कथा उसके घर चली जाए तो वहाँ ही नहीं पाएगी, क्योंकि मायरा की मम्मी बहुत अच्छी है, वह कथा को इस हालत में कहीं जाने ही नहीं देगी। और ऐसे ही करके कथा और मायरा अपने कॉलेज की क्लास लेते हैं। आज रुद्रांश की छुट्टी थी, जिस वजह से वह कॉलेज नहीं आया था, क्योंकि आज रुद्राक्ष का एक बहुत इम्पोर्टेंट मिशन था और उसने इस वक्त अपने मिशन को ज़्यादा ध्यान दे रखते हुए इस कॉलेज से छुट्टी ली थी। वैसे भी वह कॉलेज रोधांश करता, जिसकी वजह से रुद्रांश जो जब मन चाहे वह आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। रुद्रांश को कोई रोक टोक नहीं थी। वही रुद्राक्ष को कॉलेज में आता हुआ देखकर कथा बहुत अच्छा फील करती है और अच्छे से अपने क्लास लेती है। देने के बाद कथा अपने हॉस्टल रूम में चल जाती है कुछ लंच करने के लिए, क्योंकि उसे अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। उसे कुछ दिखा और चटपटा खाने का मन कर रहा था, जिसकी वजह से वह अपने हॉस्टल के कमरे में जाती है, जहां पर रोज की तरह उसके लिए वार्डन खाना रखे गए थे। वैसे तो वार्डन किसी के लिए खाना नहीं रखती थी, लेकिन कथा के लिए वह सिंपैथी फील करती है जब वह जानती है कि कथा अनाथ है और कथा पार्ट टाइम जब भी करते हो, जिसकी वजह से वार्डन किसी न किसी के हाथों कथा के रूम में खाना भिजवा देती हैं। इसी कथा को बहुत हद तक कड़ा मिलता है। आज लंच में कथा के लिए बना था 2 to 4 रोटी, दाल, 1 सीजनल सब्जी, चावल, सैलड, प्याज, खीरा, टमाटर, अचार। खाने को देखकर गधा को खाने का मन नहीं था, लेकिन वह अपने बच्चों के लिए खाना खा लेती है। लेकिन उसको खाने के बाद भी कथा को कहीं ना कहीं भूख लग रही थी और उसे वह चटपटा खाने का मन कर रहा था, जिसकी वजह से वह अपना पर्स लेकर बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसे सोचा था कि आसपास में किसी रेस्टोरेंट में वह खाना भी खा लेगी और वहीं से होते हुए वह कैसे भी चल जाएगी। इसके बाद कथा अपने हॉस्टल से निकाल कर एक नॉर्मल से ढाबे में जाती है, जहां पर कथा ने अपना खाना ऑर्डर किया और उन खानों का नाम था, उसने 2 गरम आलू प्याज के पराठे, एक्स्ट्रा आम का अचार, थोड़ी सी हरी मिर्च और ऊपर से कड़क मसाला चाय ऑर्डर की। पहला निवाला मुंह में जाते हाय उसकी आंखें चमक उठी, जैसे वही टेस्ट उससे पूरे दिन से चाहिए था।
पास में खड़ा बेटा जो कथा से ऑर्डर ले रहा था वह इन सारा चीज़ एक साथ सुनकर थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि यह करीब 2 आदमी का खाना लग रहा था, लेकिन कथा ये सब अकेले ही खाने वाली थी। यह सोचकर वह थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन उसे अपना काम करना था, जिसको वजह से वह ऑर्डर लेकर रसोई के पास चल जाता है और उसे ऑर्डर दे देता है। कुछ देर बाद कर कथा का ऑर्डर आ जाता है और वह बहुत अच्छा उसे खाना खाने लगती है। ऐसा लग रहा था वह हर एक बाइट को टेस्ट कर रही है और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ का खाना, वह ढाबा ना ज़्यादा बड़ा था ना ही छोटा, तो नॉर्मल सटा हुआ था और उसमें बहुत ज़्यादा हाइजीन में था, जिसकी वजह से कथा उसे सुधारे में आए थे। इससे पहले कथा और जावे में 1-2 बार अकेले आई है, लेकिन आज तक उसने इतना ज़्यादा गार्डन ऑर्डर नहीं किया। लेकिन आज उसे खाने का बहुत मन था, जिसके वजह से वह अपने आप को रोक ही नहीं पाए और ऑर्डर कर दी। कुछ देर बाद कथा का खाना हो जाता है और वह अपना हाथ धोते हुए अपना पेट चलते हुए कहती है, और वाह मज़ा आ गया, कुछ भी कहो, इस ढाबे के शेफ ने क्या मत खाना बनाया है। काश मैं ऐसा खाना दिल्ली का पाती, लेकिन कोई नहीं, जब मन करेगा तब मैं यहाँ पर आकर खा सकती हूँ। और यहाँ का खाना है जॉइनिंग भी है, जिसके वजह से मुझे और मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद कथा अपने खाने का बिल देती है और टैक्सी लेकर कैफ़े की तरफ बढ़ जाती है। कैसे पहुँचने के बाद कथा अपना काम करने लगती है। जैसे आज उसने बहुत ज़्यादा बेकिंग की थी, क्योंकि आज को कुकीज़ बहुत ज़्यादा ऑर्डर आए थे। कथा बहुत ज़्यादा अच्छा कुकीज बनाती थी, जिस वजह से उसे कैफ़े में ज़्यादातर लोग कुकीज के वजह से ही आते थे। अब आगे मुंबई जाने के लिए निकल गई थी, क्योंकि आज उसने बहुत ज़्यादा काम कर लिया था, जिस वजह से श्रीकांत जी उसे पहले ही छुट्टी दे देता है। ये सुनकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने हॉस्टल के तरह बढ़ने लगती है। हॉस्टल पहुंचने के बाद कथा अपना डिनर फिनिश करती है, उसके बाद वह सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त रुद्रांश अपने कारों का काफिला लेकर एक तरफ बढ़ गया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि आज इस जगह पर ड्रग्स की डीलिंग होने वाली है, जिस वजह से वह उसे तरफ बढ़ गया था। उसने पूरी तैयारी कर ली थी। अब आगे मुंबई समुद्र की किनारे इस वक्त 2 ग्रुप एक दूसरे के साथ कुछ बातचीत कर रहे थे, जिसमें से ऑन ग्रुप के 2 सिर के साथ साथ ग्रुप का बहुत ज़्यादा बॉडीगार्ड भी आसपास खड़े थे। उसे ग्रुप में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बातें चल रही थी जो ट्रक से रिलेटेड थे। तभी सामने वाला कहता है, ठीक है, हमें आपका ये दिल मंजूर है, लेकिन हम लोग आपको सिर्फ और सिर्फ 750 करोड़ ही दे सकते हैं। ये सुनकर सामने वाला कहता है, नहीं, हमारे ड्रग्स का टोटल कीमत 800 करोड़ है, ऐसे काम में हम लोग नहीं भेजेंगे। इसके बाद सामने वाला इंसान कुछ अपने मन में सोचने लगता है और किसी को फ़ोन करके ये सारा सिचुएशन बताता है। तभी सामने से कुछ आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वह इंसान ओके बॉस करके फ़ोन काट देता। फ़ोन काटने के बाद वह इंसान सामने वाले इंसान से कहता है, ठीक है एलेक्स, हमें ये दिल मंजूर है 800 करोड़ में, लेकिन ड्रग्स हमें अभी चाहिए, क्योंकि हम लोग पैसा लेकर आ गए हैं। इसके बाद सामने वाला इंसान अपने आदमियों को कुछ इशारा करता है। अपने बॉस का इशारा मिलते हुए देखकर सामने वाले गॉड्स उनकी गाड़ी में से 2 बड़े बड़े सूटकेस निकलते हैं, जिसमें ड्रग्स। इसके बाद वह गॉड्स अपने बॉस के पास वह सूटकेस रख देते हैं। ये देखकर सामने वाला इंसान भी अपने नोटों से भरे बैग्स को सामने वाला इंसान को दे देता है, जिसका नाम अलेक्स। तभी अलेक्स कहता है, ठीक है टोनी, तुम्हें और ड्रग्स चाहिए तो तुम हमें संपर्क कर सकते हो डार्क वेब में। जिसके बाद वह दोनों एक दूसरे का सामान लेकर वहां से जाने वाले होते हैं। तभी वहां पर अचानक से बहुत ज़्यादा फायरिंग होने लगती है। फायरिंग की आवाज़ सुनकर अलेक्स और टोनी दोनों ज़्यादा घबरा जाते हैं और आसपास देखने लगते हैं। तभी उन्हें ही दूर से एक कार आते हुए दिखती है, जिसके पीछे करीब 20-25 कार्ड और अच्छे, और जैसे ही टोनी और एलेक्स उसे करके सिंबल को देखते हैं जहां पर एक बहुत बड़ा स्नैक का टैटू जैसा कुछ लगा हुआ था, वह लोग जैसे ही उसे टैटू के देखते हैं वह लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले टोनी और एंटनी के साथ उनके गॉड्स भाग पाते हैं। सामने वाले इंसानों ने सारे गार्डों को मार दिया था। अब इस वक्त समुद्र के किनारे टोनी और अलेक्स बच्चे था। तभी सामने वाला गाड़ी में से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स निकलते हैं और बीच का दरवाजा खोलते हैं, जहां से रुद्रांश अपने पावरफुल ऑर्डर के साथ निकलता है और एलेक्स की तरफ बढ़ने लगता है। अपने सामने रुद्रांश को देखकर वह दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अपने घुटनों को बल बैठकर रुद्रांश से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम वादा करते हैं आज के बाद ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। रुद्रांश जो उनकी
की बातें सुनकर बिल्कुल भी नहीं पिघलता। वह साफ साफ उन दोनों से कहता है, डेविल की दुनिया में माफ़ी नाम का कोई शब्द नहीं होता और तुम्हारे साथ तुम्हारे पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम दोनों से सिर्फ और सिर्फ एक सवाल करूंगा। इंपीरियल मुंबई यूनिवर्सिटी में जिसने ड्रॉप्स को बढ़ाया है उसे इंसान का नाम बताओ। जैसे ही वह दोनों इंसान इंपीरियल मुंबई यूनिवर्सिटी का नाम चलता है वह लोग और घबरा जाते हैं और वह अपना सर नाम दिला देते हैं कि उन्हें पता था कि अगर उसने एक बार भी उसे इंसान का नाम बता दिया तो वह लोग के साथ उनके परिवार भी नहीं बचेगा। रुद्रांश जो उन दोनों का भाव समझ रहा था उसे पता चल गया था कि ये दोनों उसके कोई काम के नहीं है। इसके बाद वह अपने सेक्रेटरी राघव को बुलाता है और उसे कुछ इशारा करके वहां से चल जाता है। राघव रुद्राक्ष का सारा समझ जाता है और वह दोनों को हल हाउस ले जाने के लिए बॉडीगार्ड से कहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में और मैं आप लोगों के लिए ट्राई करूंगी कि मैं जल्द से जल्द एपिसोड कंप्लीट हमारे चैप्टर लव का मैं कल एपिसोड पक्का दे दूंगी। आप चिंता मत कीजिए, बस आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते रहे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे और स्टोरी अपलोड करती रहूं। दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दो और एक प्यारा सा लाइक भी कर दो ताकि मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ सकूं। और हाँ, कमेंट में रिव्यू देना मत भूलना।